देशवासियों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित किया। ये भारत का मूलभूत चिंतन का प्रतिबिंब है जो विश्व के लोगों के सामने रखना हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है। सिर्फ खुद की रक्षा करने का विषय होता तो लूं या न लूं विवाद होता, लेकिन जब उसके मन में विचार आया कि मेरे कारण किसी को कष्ट न हो, अगर इसके लिए मुझे भी डोज लेना है तो मैं ले लूं, और उसने ले लिया। ये भारत के मन की, भारत के मानव मन की, भारत की मानवता की हम गौरवपूर्ण रूप से दुनिया के सामने कह सकते हैं। आज 100% डोज के लक्ष्य की ओर हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। मैं सम्मानित सदस्य, ये सभी आदरणीय सदस्यों से, इनके सामने हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे वैज्ञानिक, इन्होंने जो काम किया है उसकी सराहना करने से भारत की प्रतिभा तो खिलेगी खिलेगी, लेकिन इस प्रकार से जीवन खपाने वाले लोगों का भी हौसला बुलंद होगा। और इसलिए सदन बड़े गौरव के साथ उनका अभिनंदन करता है, उनका धन्यवाद करता है। आदरणीय सभापति जी, इस कोरोना काल में 80 करोड़ से भी अधिक देशवासियों को इतने लंबे कालखंड के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था, उनका घर का चूल्हा कभी न जले, ऐसी स्थिति पैदा न हो, ये काम भारत ने करके दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी कोरोना काल में जबकि अनेक कठिनाइयां थी, बंधन थे, उसके बावजूद भी प्रगति में रुकावटों की बार बार ऑब्स्टेकल के बीच भी लाखों परिवारों को, गरीबों को पक्का घर देने के अपने वादे की दिशा में हम लगातार चलते रहे। और आज गरीब का भी घर खर्चा लाखों में होता है। जितने करोड़ों परिवारों को एक घर मिला है ना, हर गरीब परिवार आज लखपति कहा जा सकता है। आदरणीय सभापति जी, इसी कोरोना काल में 5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचाने का काम करके एक नया रिकॉर्ड प्रस्थापित किया। इसी कोरोना काल में जब पहला लॉकडाउन आया तब भी बहुत समझदारी के साथ कईयों से चर्चा करने के बाद थोड़ा साहस की भी जरूरत थी कि गांव में किसानों को लॉकडाउन से मुक्त रखा जाए। निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण था, लेकिन किया, और उसका परिणाम यह आया कि हमारे किसानों ने कोरोना के इस कालखंड में भी बम्पर पैदावार की और एमएसपी ने भी रिकॉर्ड खरीदी करके नए विक्रम प्रस्थापित किए। इसी कोरोना काल में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कई प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे संकट के काल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो रोजगार के अवसरों को सुनिश्चित करता है, और इसलिए हमने उस पर भी बल दिया ताकि रोजगार भी मिलता रहे और सारे प्रोजेक्ट्स हम पूरे भी कर पाए। कठिनाइयां थी, लेकिन उसको कर पाए। इसी कोरोना काल में चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, हर कालखंड में विस्तार से इसका विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया गया और उसको हमने चलाया है। इसी कोरोना कालखंड में हमारे देश के युवाओं ने खेल जगत के हर क्षेत्र में
हिंदुस्तान का तिरंगा हमारा परचम लहराने में बहुत बड़ा काम किया, देश को गौरव दिया। आज पूरा देश, हमारे युवाओं ने खेल जगत में जिस प्रकार से प्रदर्शन किया है और कोरोना के इन सारे बंधनों के बीच उन्होंने अपनी तपस्या को कम नहीं होने दिया, अपनी साधना को कम होने नहीं दिया और देश को गौरव बढ़ाया है। आदरणीय सभापति जी, इसी कोरोना काल में आज जब हमारा देश का युवा स्टार्टअप यानी भारत का युवा एक पहचान बन गई है, एक सिनोनिमस हो गया है। आज हमारे देश के युवा स्टार्टअप के कारण स्टार्टअप की दुनिया में टॉप 3 में हिंदुस्तान को जगह दिला पाई है। आदरणीय सभापति जी, इसी कोरोना काल में चाहे COP26 का मामला हो, चाहे G20 समूह का क्षेत्र हो, या चाहे समाज जीवन के अंदर अनेक अनेक विषयों में काम करना हो, चाहे दुनिया के 150 देशों को दवाई पहुंचाने की बात हो, भारत ने एक लीडरशिप रोल लिया है। आज भारत की इस लीडरशिप की दुनिया में चर्चा है, उसकी स्वीकृति है। आदरणीय सभापति जी, जब संकट का काल होता है, चुनौतियां अपार होती हो, विश्व की हर शक्ति अपने ही बचाव में लगी होती है, कोई किसी की मदद नहीं कर पाता है, ऐसे कालखंड में उस संकटों से बाहर निकालना, आज मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता के उन शब्द हम सबके लिए प्रेरणा दे सकते हैं। अटल जी ने लिखा था, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीरकर तम की छाती, किंतु चीरकर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। किंतु चीरकर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा, शत शत आघातों को सहकर, शत शत आघातों को सहकर, जीवित हिंदुस्तान हमारा, जीवित हिंदुस्तान हमारा। जग के मस्तर पर रोली सा, जग के मस्तर पर रोली सा, शोभित हिंदुस्तान हमारा, शोभित हिंदुस्तान हमारा। अटल जी के शब्द आज के इस कालखंड में भारत के सामर्थ्य का परिचय कराते हैं। आदरणीय सभापति जी, इस कोरोना काल में सभी क्षेत्रों को रुकावटों के बीच भी आगे बढ़ने के लिए भरपूर प्रयास किए गए, लेकिन इसमें कुछ क्षेत्र थे जिस पर थोड़ा विशेष बल भी दिया गया, क्योंकि वो व्यापक जनहित में आवश्यक था, युवा पीढ़ी के लिए आवश्यक था। कोरोना काल में जिन विशेष क्षेत्रों पर फोकस किया, उसमें से मैं 2 की चर्चा जरूर करना चाहूंगा। एक MSME सेक्टर, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला एक क्षेत्र है। हमने शिक्षित किया, उसी प्रकार से खेतीबाड़ी क्षेत्र, उसमें भी कोई रुकावट ना आए, उसको निश्चित किया। और उसी की वजह जैसे मैंने वर्णन किया, बम्पर क्रॉप हुआ, सरकार ने रिकॉर्ड खरीद भी की। महामारी के बावजूद गेहूं, धान की खरीदी के नए रिकॉर्ड बने। किसानों को ज्यादा MSP मिला और वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम के तहत मिला। पैसा सीधा उनके बैंक खातों में जमा हुआ। और मैंने तो पंजाब के लोगों के कई वीडियो देखे
क्योंकि पंजाब में पहली बार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसा गया। उन्होंने कहा साहब मेरा खेत तो उतना ही साइज है, हमारी मेहनत उतनी है, लेकिन खाते में इतना रुपया एक साथ आता है, पहली बार जिंदगी में आता है। इससे संकट के समय किसानों के पास कैश की सुविधा रही। ऐसे कदमों से ही इतने बड़े सेक्टर को शॉक्स और डिसरप्शन से हम बचा पाए। इसी प्रकार से एमएसएमई सेक्टर ये उन सेक्टरों में था जिसको आत्मनिर्भर भारत पैकेज का सबसे अधिक लाभ मिला। अलग अलग मंत्रालयों ने जो पीएलआई स्कीम लॉन्च की उससे मैन्युफैक्चरिंग को बल मिला। भारत अब लीडिंग मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है और एक्सपोर्ट में भी उसका योगदान बढ़ रहा है। ऑटोमोबाइल और बैटरी इस क्षेत्र में भी पीएलआई स्कीम उत्साहजनक परिणाम दे रही है। जब इतने बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग पीएम मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के सदस्यों का राष्ट्रपति के भाषण पर अपने विचार रखने के लिए आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने योग का विरोध किया, मजाक बनाया, फिट इंडिया का विरोध किया। पीएम ने कहा कांग्रेस को क्या हो गया है, समझ नहीं आता, इतने सारे राज्य कांग्रेस को घुसने भी नहीं दे रहे। इनके कार्यक्रमों से ऐसा लगता है कि इन्होंने मन बना लिया है 100 साल तक सत्ता में नहीं आना। पीएम ने उत्तराखंड के मतदाताओं से कहा इन्होंने कांग्रेस ने उत्तराखंड को पीछे धकेलने के लिए देश की सुरक्षा तक को ताक पर रखने में संकोच नहीं किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद अच्छा नहीं करना चाहते। यूपी की एक जन चौपाल को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा किसानों और पश्चिमी यूपी को मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, आज जो लोग आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे पूछिएगा जब उनकी सरकार थी तब वो आपके गांव में कितनी बिजली देते थे। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के गाड़ी पर फायरिंग मामले पर राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ओवैसी का हापुड़ जिले में कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। उनके आंदोलन की कोई सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को पहले नहीं। पीएम मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के सदस्यों का राष्ट्रपति के भाषण पर अपने विचार रखने के लिए आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने योग का विरोध किया, मजाक बनाया, फिट इंडिया का विरोध किया। पीएम ने कहा कांग्रेस को क्या हो गया है, समझ नहीं आता, इतने सारे राज्य कांग्रेस को घुसने भी नहीं दे रहे। इनके कार्यक्रमों से ऐसा लगता है कि इन्होंने मन बना लिया है 100 साल तक सत्ता में नहीं आना। पीएम ने सुदीप रॉय बर्मन और आशीष कुमार साहा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास पहुंचे। उन्होंने कल त्रिपुरा विधानसभा में अपने विधायक पदों से इस्तीफा दे दिया और भाजपा भी छोड़ दी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी से हफ्ते में 2 दिन यानी बुधवार और गुरुवार को फिजिकल हियरिंग शुरू करने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिल्ली में कोरोना वायरस के गिरते मामलों के बाद लिया है। गुजरात की एक विशेष अदालत अहमदाबाद में 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों से जुड़े मामले में आज अपना फैसला सुना सकती है। इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में करीब 80 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी। पहले चरण के लिए पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में 10 फरवरी को मतदान होगा। कांग्रेस कल यानी बुधवार को यूपी विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को लखनऊ में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगी। इससे पहले कांग्रेस महिला घोषणा पत्र और युवा भर्ती विधान जारी कर चुकी हैं, जिसमें महिलाओं और युवाओं की भर्ती से संबंधित घोषणाएं हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी 11 फरवरी को गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेन करेंगे। बता दें कि 40 सीटों वाली गोवा विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च को समाप्त हो रहा है। राज्य में पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2017 में हुआ था। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 67,597 नए मामले आए हैं, जिसमें 1,80,456 रिकवरी हुई और 1,188 लोगों की कोरोना से मौत हुई। कोरोना महामारी जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए बनाए गए प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष में वित्त वर्ष 2020-21 में करीब 3 गुना वृद्धि हुई और इस कोष में राशि बढ़कर 10,990 करोड़ रुपए हो गई। ये जानकारी इससे जुड़ी वेबसाइट की ओर से दी गई है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति चरम पर है और योगी आदित्यनाथ और अरविंद केजरीवाल के बीच ट्विटर पर जंग छिड़ गई है। योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक ट्वीट कर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला था और उसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उसी अंदाज में जवाब दिया। बी.आर. चोपड़ा के पॉपुलर शो महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया है। उन्होंने 74 की उम्र में आखिरी सांस ली। प्रवीण के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। प्रवीण ने कोरोना काल में गरीबों को दिए गए पक्के मकान। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम ने दिया जवाब। कहा 80 करोड़ लोगों को दिया गया मुफ्त अनाज। कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन। बजट सत्र पर विधायकों से ओपन संवाद। सीएम ने लिया 12 जिलों का फीडबैक। विधानसभा सत्र को लेकर बीजेपी बना रही रणनीति। नापक्ष लॉबी में हो रही बैठक। कटारिया, राठौड़, पूनिया मौजूद। सतीश पूनिया के बयान पर गरमाई सियासत। प्रदेश भर में कांग्रेस कर रही प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट पर कार्यकर्ता जता रहे विरोध। देश में कोरोना केसों में लगातार गिरावट। 24 घंटे में 67,597 नए केस। एक दिन में 1,188 मरीजों की मौत। और ख्वाजा गरीब नवाज के 810वें उर्स का कुल की रस्म के साथ होगा समापन। दोपहर 1:15 पर होगी कुल की रस्म अदायगी। 11 फरवरी को बड़े कुल की रस्म के साथ औपचारिक समापन। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा लिए चलते हैं राज्यसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दे रहे हैं। यूपीए के समय महंगाई डबल डिजिट छू रही थी। यूपीए के समय डबल डिजिट छू रही थी। फिर आज हम एकमात्र बड़ी इकोनॉमी है जो हाई ग्रोथ और मीडियम इन्फ्लेशन अनुभव कर रहे हैं। बाकी दुनिया की इकोनॉमी को देखें तो वहां की अर्थव्यवस्थाओं में या तो ग्रोथ स्लो हुई है या फिर महंगाई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ रही है। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में कुछ साथियों ने भारत की निराशाजनक तस्वीर पेश की और पेश करने में आनंद आ रहा था, ऐसा भी लग रहा था। मैं जब इस प्रकार की निराशाएं देखता हूं तो फिर मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जय पराजय होता रहता है। उससे छाई हुई व्यक्तिगत जीवन की निराशा कम से कम देश पर नहीं थोपनी चाहिए।
मैं जानता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ गुजरात में एक बात है, शरद राव जानते हो कि वो यहाँ महाराष्ट्र में भी होगा। कहते हैं कि जब हरियाली होती है, खेतों हरे भरे होते हैं, और किसी ने वो हरी भरी हरियाली देखी हो और उसी समय बाय एक्सीडेंट अगर उसकी आंखें चली जाए तो जीवन भर उसको वो हरे वाला आखिरी जो चित्र है वो रहता है। वैसा 2013 तक के जो दुर्दशा में गुजारा और 14 में अचानक देश की जनता ने जो रोशनी की, उसमें जो आंखें किसी की चली गई हैं, उनको पुराने दिन ही दिखते हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, महाजनों येन गतः स पंथाः, अर्थात महाजन लोग, बड़े लोग जिस पथ पर जाते हैं वही मार्ग अनुकरणीय होता है। मैं आदरणीय सभापति जी इस सदन में एक बात करना चाहता हूं। यहां कोई भी हो, किसी दिशा में बैठा हो, उधर हो, यहां हो, कोई भी हो, लेकिन जनप्रतिनिधि अपने आप में छोटा हो बड़ा हो क्षेत्र का लीडर होता है।